नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। पाकिस्तान इस वक्त टूटने के कगार पर है या फिर बचने की? क्या ये आखिरी दांव खेला जा रहा है? एक तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बीच में पूरा पाकिस्तान। 4 प्रांतों से सीधे 12 प्रांतों में बंटने की बात और पंजाब को 3-4 टुकड़े, बलूचिस्तान को 5 हिस्से और सिंध को चीरने की धमकी और केपीके को खंड खंड करने का प्लान। क्या यह प्रशासनिक सुधार है या पाकिस्तान को हमेशा के लिए कमजोर करने की सबसे बड़ी साजिश? क्या यह नया नक्शा है या नया कब्रिस्तान? एक तरफ बिलावल बोल रहे हैं पहले पंजाब तोड़ो, सिंधी रो रहे हैं हमारा सिंध मत छीनो, वहीं बलूच लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि एक और 1971 मत करो। आज सवाल करने वाले हैं हम और ये आज का सवाल सिर्फ प्रांतों का नहीं, सवाल पाकिस्तान के वजूद का भी होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ मिलकर देश को 12 टुकड़ों में बांटकर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं या फिर ये वो आखिरी सर्जरी है जिसके लिए या जिसके पाकिस्तान बनने वाला है? इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार मुकीम अहमद जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मुकीम जी आपका पंजाब केसरी पर। बहुत शुक्रिया मुकीम जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि क्या पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के कथित टुकड़े टुकड़े प्लान के पीछे वास्तविक प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य है या ये बलूचिस्तान और खैबर में बढ़ती अस्थिरता को दबाने की सैन्य रणनीति का हिस्सा है? देखिए, ये ज्यादा से ज्यादा या पॉलिटिकल बेनिफिट की बात हो रही है या एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के हिसाब से नए प्रोविंस बनाने की बात हो रही है। अब आप देखिए कि हर दुनिया के मुल्क में या बड़े ममालिक में वक्त की ज़रूरत के हिसाब से आबादी बढ़ने के बाद स्टेट्स नई बनाई जाती हैं, प्रोविंस नए बनाए जाते हैं। अब मैं आपके नाजरीन और जनता की नॉलेज के लिए या उनकी तो नॉलेज में होगा कुछ ना कुछ, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपके यहाँ 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने बॉम्बे स्टेट से, नागालैंड बना 1963 में, हरियाणा पंजाब से बनाया गया 1966 में, फिर हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी अपग्रेड हुई आपके यहाँ, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा बना 1972 में, सिक्किम बना 1975 में, फिर गोवा स्टेट बना यूनियन टेरिटरी से 1987 में। अब वो आपकी जरूरत थी कि आपको लेजिस्लेशन करनी थी, आपको पॉपुलेशन की एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर जरूरियात पूरी करनी होती है। अब उसकी मिसाल जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, पाकिस्तान का जो पंजाब है वो उसकी पॉपुलेशन 12 करोड़ से ज्यादा है। अब आप ये देख लें कि मिडिल ईस्ट के अक्सर ममालिक, लातीनी अमेरिका और अफ्रीका के अक्सर ममालिक, उनमें से बहुत कम कंट्री हैं जिनकी 2.5 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन होगी। अब हो ये रहा है कि किसी का कोर्ट का केस है, फॉर एग्जाम्पल लाहौर में, उसको 15 घंटे का सफर करके आना पड़ रहा है वन एंड टू द अदर, सिर्फ अपने कोर्ट केस की हियरिंग के लिए। ये तो बड़ा एक मुश्किल मरहला है सिटीजन्स के लिए या शहरियों के लिए कि आपका कोई काम है, आपको अदालत में आना है तो पता लगेगा कि जी हाई कोर्ट तो लाहौर में, और उसके लिए फिर आप वकील करेंगे, आपका आना जाना, आपका वहां ठहरना, आप खाना पीना, तो वो टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल। फिर ये होता है कि कलेक्टर साहब वहां बैठे हुए हैं, आपने सीड लेनी है, आपने कोई एग्रीकल्चर की एडवाइस लेनी है, पता लगेगा डिपार्टमेंट जो है वो 700 मील दूर है। तो टेक्निकली ना तो गवर्नमेंट रन करना इजी होता है, ना वो सिटीजन्स या शहरियों के लिए, नागरिक के लिए वहां तक आना जाना जो है वो इजी होता है। तो एक तो इसका एस्पेक्ट ये है विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अब वो जो आप बता रही थी ना कि मतलब रैंगलिंग भी जो हो रही है पॉलिटिकल, अब उसमें ये होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी सेफ पॉकेट्स लूज नहीं करना चाहती। अब फॉर एग्जांपल पंजाब में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का होल्ड है फ्रॉम लास्ट 40 years।
वो कब ये चाहेंगे कि हमारी पावर जो है हाथ से निकल जाए। सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है वो तकरीबन 1970 से रूल कर रही है। अब वो नहीं चाहते कि सिंध डिवाइड हो। अगर वो डिवाइड होगा तो हो सकता है गवर्नर किसी और पार्टी का बन जाए या इलेक्शन हो अगले, तो पता लगे असेंबली में किसी और जमात की अक्सरियत आ गई। तो ये इशू है कि वो पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी अपनी सेफ सीटें और अपनी जो मेजॉरिटी है उसको होल्ड करना चाहते हैं। फिर वो उसके लिए आर्गुमेंट भी क्रिएट कर रहे होते हैं कि नहीं जी नहीं, अब इसकी रीजनिंग ये है, इसकी लॉजिक ये है। तो वो इसी तरह अभी चल रहा है सिलसिला, अभी किसी नतीजे पे पहुंचा नहीं है। और लेकिन यह है कि वो एक दूसरे पे ब्लेम भी करते हैं, एक दूसरे को अटैक भी कर रहे हैं और नई नई चीजें भी सामने यानी आइडियाज दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं हमारा हमें छोड़ दें, दूसरी तरफ ध्यान दें। जी, तो इस किस्म की सूरत हाल है। बिल्कुल समझ रहे मुकीम जी। यहाँ पर हमारे साथ प्रोफेसर और पत्रकार विपुल सुनील जी भी जुड़ चुके हैं। विपुल जी, बहुत स्वागत है आपका। तो अभी यहाँ पर पाकिस्तान के 12 टुकड़े होने की बात हो रही है, तो यहाँ पर मुकीम जी ने तो बहुत सरल तरीके से बता दिया है कि कुछ सहूलियत के लिए और जो पॉलिटिकल जो सेट्स हैं वो भी किए जा रहे हैं। तो लेकिन सवाल मेरा आपसे विपुल जी ये रहेगा, और मुकीम जी से भी, पहले मैं प्रतिक्रिया विपुल जी की चाहूंगी इस पर। पाकिस्तान पहले से ही कर्ज में डूबा है, अब 8 नए प्रांत की बात हो रही है, 12 टुकड़ों की बात हो रही है। अगर मैं देखूं 8 नए प्रांत मतलब 8 नए मुख्यमंत्री, 8 नए सचिवालय, 8 नए हाई कोर्ट, तो ये पैसा कहां से आएगा? क्या IMF से नया कर्ज लिया जाएगा या आवाम की जेब से इसे वसूला जाएगा? विपुल जी। जी, निश्चित तौर पर एक ही साथ कई प्रश्न आपने पूछ लिया है। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, साथी पैनलिस्ट को। मोटे तौर पर ठीक बात है, उन्होंने कहा 2 चीजें रखी हैं और आपने उसका जिक्र करते हुए कहा, तो मैं इसको जो मैं देख पा रहा हूं, हो सकता है कि मैं हिंदू देश से देखने की वजह से ये एक्सपेक्ट हो, लेकिन ये देख करके मैं जो समझ पा रहा हूं उसमें ये है कि कहीं न कहीं बलूचिस्तान के मुद्दे को और दूसरे राज्यों के मुद्दे को आप जानते हैं और बेहतर तरीके से हम सब लोग जान रहे हैं। उनके प्रेशर जो बन रहे हैं, एक तरह से आजादी का कह लीजिए, आजाद होने का कह लीजिए, तो उनके प्रेशर को कहीं न कहीं डाइवर्ट करने का ये तरीका है, जिसको उन्होंने भी स्वीकार किया है। और उन्होंने कुछ इंटरनल और भी कारण गिनाया। और जिस तरह की पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति है, जिस पर आपका मुझसे प्रश्न था, उसमें निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये उचित समय नहीं है। अलग अलग राज्यों में बांटना ठीक है, कई बार सहूलियत के लिए बांटा जाता है, कई बार सत्ता का विकेंद्रीकरण करना होता है, कई बार चीजें होती हैं जो जैसे आप बता रहे थे कि हाईकोर्ट यहाँ है और वहां की जनता परेशान होती है। आप देखिए कि अपने देश में भी आजादी को लेकर के अब तक भारत में भी कितने राज्य नए नए बने, 2000 में एक साथ 3 राज्यों का गठन होता है, बार बार ऐसा होता है, प्रेशर बनता है और उस तरह की मतलब भौगोलिक बनावट में जो एक जगह होता है जहां की लोग मांग कर रहे होते हैं कि हमारे रहन सहन, हमारा काम तरीका, हमारी तरफ से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको एक अलग करके देखा जाए, उसका अलग आकलन किया जाए। तो ऐसी भी मांग होगी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन ये जो समय खासतौर पर जिस दौर में पाकिस्तान है, इससे कतई मुकीम जी भी इनकार नहीं करेंगे कि ये उचित समय नहीं है राज्य में इतने राज्यों में बंटवारा करने। जो आप कह रहे हो कि तमाम तरह के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, संसाधनों की कमी है, पाकिस्तान की आम आवाम जिस महंगाई और उससे रूबरू हो गई है, जिस तरह से वो झेल रही है, खासतौर से मैं कहूंगा गरीबों के लिए और जिनके तक भौतिक संसाधनों की पहुंच नहीं है, उन लोगों के लिए। और सरकार के किसी भी फैसले का भार आप जानते हो कि उस देश की, उस आवाम की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। वो अंतिम पंक्ति में, अंतिम लाइन में खड़ा व्यक्ति जो होता है, जो सबसे मुफीसी में जी रहा होता है, जो सबसे गरीबी में जी रहा होता है, उसको कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा होता है। मतलब अभी ये सही समय नहीं है अगर प्रांतों का टुकड़े होने की जो बात हो रही है। ठीक है मुकीम जी, बिल्कुल सही समय नहीं है। दूसरी एक बात, एक छोटी बात और करके मैं अपनी आपका अगला क्वेश्चन लीजिएगा साथी पैनलिस्ट से। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि कहीं न कहीं पाकिस्तान को मुझे लगता है कि इस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो ठीक से। कहीं न कहीं सेना का इंटरफेरेंस आए दिन बढ़ता जा रहा है।
जिस तरह की मौजूदा परिस्थिति बन रही है, पिछले दिनों एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसमें सच्चाई है। कुछ खबरों में निश्चित तौर पर सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल एरा में बहुत सारी चीजें खबरें बनाई जाती हैं, फेक न्यूज होता है, फेक न्यूज होता है। उन तमाम चीजों को अलग करके रखा जाए, तब भी इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जेल में अच्छा सलूक नहीं होता। मुझे लगता है कि राष्ट्र को पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खड़ा होना होगा। राष्ट्र को पाकिस्तान के राष्ट्र के तौर पर भौतिक संसाधनों की पहुंच तक पहुंचना होगा, बेरोजगारी को दूर करना होगा, गरीबी को दूर करने का प्रयास करना होगा। इस समय के लिए ये बड़ा मतलब फलक है जिस पर काम किया जाना चाहिए। ठीक है, बाद में कभी ऐसा कर अभी लोकतंत्र की कहीं ना कहीं चीजें ठीक करनी चाहिए, लोकतंत्र ठीक करना चाहिए। मुकीम जी, इसमें कोई शक नहीं है जी। देखें, अब पाकिस्तान कोई यूरोपियन कंट्री तो है नहीं, और ना ही इंडिया कोई फर्स्ट वर्ल्ड में आता है। वही इश्यूज हैं जो इस पूरे रीजन के हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, इंटरनल पीस हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी हो गई, इकोनॉमी की सूरत हाल हो गई। तो वही चैलेंजेस हैं जो सारी दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हैं, वही पाकिस्तान को हैं। और वो आपकी बात ठीक है कि अगर बहुत सारे स्टेट्स बनाते हैं या प्रोविंसेस बनाते हैं, फिर उनकी असेंबली का खर्चा, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और अदर इंस्टीट्यूशंस, तो ये चीजें सारी कंसिडर हो रही हैं। अभी कोई ना तो कोई लेजिस्लेशन हुई है, ना कोई ऐसी कोई प्रपोजल जो है वो पेश हुई है। ये चीजें गर्दिश करती रहती हैं। अक्सर औकात लोग ये डिस्कस करते हैं थिंक टैंक्स के, जी वो स्विट्जरलैंड का फार्मूला क्या है, वहां देखिए आप कितने सारे प्रोविंस हैं। वो हालांकि वो मेरा ख्याल है आपके गाजियाबाद से भी छोटा है स्विट्जरलैंड, लेकिन अगर वो प्रोविंसेस देखेंगे तो इंडिया से ज्यादा है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और हर कंट्री का और हर सोसाइटी का अपना एक मिजाज होता है कि दे विल एक्सेप्ट एंड दे वोंट एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स। तो ये चीजें यानी मुख्तलिफ आप कहते हैं वो फार्मूलाज या मॉडल्स जो हैं वो हमेशा ये डिस्कस हो रहे हो कि ये वाला इम्प्लीमेंट कर लें और ये वाला इम्प्लीमेंट कर लें तो ये हो जाएगा, लेकिन गारंटी कोई नहीं है कि सारी दुनिया में ये अब ये 2 या 3 किस्म की गवर्नमेंट्स के मॉड्यूल हैं। फॉर एग्जांपल कि जी प्रेसिडेंशियल मॉड्यूल, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल कानून है, आपके यहाँ पार्लियामानी है, आपके प्रधानमंत्री चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अब आप कहें कि जनाब वो हम प्रेसिडेंशियल शायद सिस्टम ले आए तो अमेरिका की तरह तरक्की याफ्ता हो जाएंगे, अब ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल। और इसी तरह ये है कि अब सीरिया शाम में जो है वो सदारती इंतखाब हुआ है, वो मतलब इज ए प्रेसिडेंशियल हेड जो है वहां पे, तो क्या वो और अमेरिका बराबर हो गए सेम सिस्टम लाके? तो गुजारिश ये है कि वो किसी भी कंट्री का सिस्टम होना, उसकी कामयाबी होना और एक्सेप्टेंस होना, इसके लिए बहुत सारे इन्वायरमेंट में आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं, स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है कि दुनिया का कोई काबिल से काबिल आदमी भी किसी चीज की गारंटी दे सके आपको कि आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का पीएचडी भी ला के कंट्री का हेड बिठा दें, क्या गारंटी है कि वो कंट्री ठीक चला लेगा? और किसी वक्त ये होता है अंगूठा छाप चीफ मिनिस्टर आता है और स्टेट आपकी रेवोल्यूशनाइज हो जाती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मतलब मेरे सामने, और आप मैं इशारा भी दे सकता हूँ कि एक ऐसे ही साहब थे आपकी रेलवे को उन्होंने भाग लगा दिया, विच इज पॉजिटिव थिंग, मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। यानी वो विपुल जी आपकी इस बात का शायद जवाब देने के लिए बेहद उतारू है। विपुल जी मुझे लगता नहीं, आप वरिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी एक बात मैं कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मेरी भी बाहर से पढ़ाई है, एक एमपी की डिग्री मैंने ली है, लेकिन कोई डिग्री, मुझे लगता है कि डिग्री के आधार पर किसी को जो आप बात कह रहे हैं, एक तरफ बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात आपने की। एक तरफ आपने कहा कि किसी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ करके आया हुआ व्यक्ति जरूरी नहीं है कि सत्ता में हो तो सारी चीजें बहुत बेहतर कर ले, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो अंगूठा छाप है और जिस तरफ आपका इशारा है उसको मैं बहुत सीधे शब्दों में उसका जवाब दूं तो आप बांग्लादेश की क्रांति के बाद अभी वाली क्रांति के बाद बांग्लादेश में जिस साहब को महोदय को सत्ता की चाबी दी गई, एक तरह से अंतरिम सरकार जैसा बना करके,
उनके रवैये और उनके काम करने के ढंग को अगर आप देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल जाएगा कि कोई अंगूठा छाप जिसे आप कह रहे हैं, या हो सकता है कि उसके पास बड़े विश्वविद्यालयों से, किसी यूरोप की यूनिवर्सिटी और अमेरिका की यूनिवर्सिटी से डिग्री न हो, लेकिन सत्ता चलाने का अनुभव और देश को चलाने का अनुभव उसका बड़ा हो, उसका काम करने का ढंग बेहतर हो, उसके काम की विश्व में गूंज हो, और वह किसी भी तरह से, किसी भी तरीके की, मैं कह रहा हूं, आपने जिस थर्ड कंट्री की बात की, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात की, उसमें निश्चित तौर पर वो चुनौतियां हैं। 150 करोड़ की आबादी का मेरा देश, हमारा देश, और कुछ इसी तरह से जिस तरह की संसाधन है, आपकी आबादी जितनी है और जितनी जगहें हैं, भौतिक संसाधन है, उसमें सारे लगभग देश इधर के तीसरी दुनिया के देश उस तरह की चुनौतियों से लड़ रहे हैं, लेकिन रोटी के लिए मोहताज नहीं है, उस तरह के संकट नहीं है। तमाम संकट हम कोई व्यक्ति कर सकता है जिसके पास कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्री ना हो, बरक्स उसके कि किसी के पास शांति का नोबल हो और वह आकर के एक राज्य में अशांति फैलाने का काम करे एक देश में। मुझे लगता है कि मेरी बात से आप भी जवाब को समझ गए होंगे, ज्यादा नहीं, मैंने भी उन्हीं शब्दों में जवाब दिया जिस तरह के इशारे में आपने बात की, और मुझे लगता है कि हम लोगों का, बहुत लोगों का बात करने का यही तरीका होना चाहिए। तो मेहनत से बेहतर हो कि विवेक इसी वे में हो। अब आप कुछ कहिए। अच्छा सुनिए विपुल जी, बड़ी खूबसूरत बात की। मैं आपकी इजाजत से एक और डायरेक्शन आपके खिदमत में, बड़ी इसे वेल एजुकेटेड डिस्कशन गोइंग ऑन। आप तो तारीख और इतिहास जानते हैं। एक ही सम्राट गुजरा जिसने इंडिया और पूरे सब कॉन्टिनेंट पे 52 ईयर रूल किया, जिसपे आपके यहाँ बड़ी फिल्में बनी, वो अनारकली, वो जोधा अकबर, वो अकबर आजम हैं जी। अब आप हिस्ट्री में देखिएगा, वो 13 साल हमारे यहाँ इन दिनों एक धुरंधर फिल्म भी बनी है सर, उसकी भी जानकारी लीजिएगा। हाँ, तो वो 13 साल की उम्र में किंग थे, और वो पढ़े लिखे थे, वो पहलवान आदमी था। वो अताजी को जो पढ़ाने आता था उसकी भी हड्डियां तोड़े घर भेज देता था। इसे उन्हें लाइटर नोट, पढ़ना वढ़ना उसको कोई नहीं आता था, वो सिर्फ तलवार चलाना और घोड़े की सवारी। लेकिन उसने सबसे ज्यादा रूल किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये है कि कोई यानी कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। मेरा कहने का मकसद ये था, मैं कोई किसी चीज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। और मैं ये कह रहा था कि कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं, जिसे कहते हैं भगवान की देन है। मैं उधर इशारा कर रहा था कि हम समझते हैं कि ये कोई बड़ा पढ़ा लिखा फॉरेन एक्सपर्ट आप ला के बिठा दे। अब आप देखिए हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जितने भी फॉरेन मिनिस्टर हुए, मोस्टली कह रहा हूँ, 100% नहीं, वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, येल और बाहर के पढ़े हुए आते हैं। तो बताइए ये इन मुल्कों में तरक्की क्यों नहीं होती? मसला वो क्या है कि या आइदर दे आर नॉट सिंसियर, या उनका विजन नहीं होता, या भगवान की तरफ से पाबंदी होती है कि भाई तेरे हाथ से किसी को फायदा नहीं होगा। निश्चित तौर पर मुझे जी आप कुछ कह रहे थे। जी जवाब चाहूंगी मुकीम जी ने। जी मुकीम जी के प्रश्न पे मैं कहूंगा कि ऑक्सफोर्ड, येल और कैम्ब्रिज से पढ़ करके आने वाले लोग की बात कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए वे उस तरह का बदलाव नहीं कर पाते या बदल देते। देखिए धरातल कौन सी है, चुनौतियां कौन सी हैं। यूरोप की चुनौती और अमेरिका की चुनौती और एशिया की चुनौती बिल्कुल अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है। आप इसके व्यक्ति के अलावा में अगर बात करूं, आप जानते हैं इस दुनिया में एक विचारधारा सर्वाइव करती है, कम्युनिस्ट पार्टी जिनकी विचारधारा को मानती है, भारत में भी बनी है और आपके यहाँ भी कुछ संगठन इस तरह के हैं, प्रोग्रेसिव एसोसिएशन बना करके। तो उनको आप देखोगे कि मार्क्सवाद की जो थियरी है, मार्क्सिस्ट थियरी जो है, वो वर्ग में बांट करके देखती है चीजों को। और आप आओगे भारत की भूमि पर और पाकिस्तान की भूमि पर तो वर्ग का बंटवारा है ही। तो कहीं और के फार्मूले को कहीं और आप फार्मुलेट करके बेहतर नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि कई वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भारत में भी हुए जो किसी बड़े संस्थान, जिसे तथाकथित तौर पर मैं बड़ा कह रहा हूँ, जो बाहर की यूनिवर्सिटी होने की वजह से, जिसे हम लगातार बड़ा मान लेते हैं, पश्चिम के देशों से हो या अमेरिका से हो, यूरोप से हो, तो तथाकथित तौर पर मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि ज्ञान की सबसे पुरानी, इस बात पर भी बात की जानी चाहिए, इसको सीधे से खारिज कर देते हैं लोग। ज्ञान की सबसे पुरानी परंपरा को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के भूभाग में और जो जगह है
तक्षशिला से शुरू करिए और बोधगया तक जाइए, वहां तक आपको मिलेगा कि ज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कितना पुराना ज्ञान परंपरा है। तो मुझे लगता है कि बड़ी चीज नहीं है कि कोई बाहर से उन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स पढ़ करके आया हुआ व्यक्ति भारत को या पाकिस्तान को बेहतर समझ सकता है